आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हुए थे। उन्होंने परेड ग्राउंड में राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी देश के दबाव में काम नहीं करती। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, हम दिन रात मेहनत करके आज भी इनकी भरपाई करने में जुटे हुए हैं। पिछली सरकार ने देश का उत्तराखंड का समय बर्बाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहाड़ हमारी संस्कृति आस्था की गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। हमारे पहाड़ हमारी संस्कृति हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। उनके लिए उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना, अपने घर भरना, अपनों का ही ख्याल रखना। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288, 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया। अब जरा सुन लीजिए, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। हमारे पहाड़ जल विद्युत परियोजना 1,777 करोड़। रविवार को सीएम योगी का काशी दौरा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बरेका में करेंगे समीक्षा बैठक। बरेका में बैठक के बाद सीएम जाएंगे स्वरवेद मंदिर। जी हां, स्वरवेद मंदिर जाएंगे। दोपहर को चंदौली के लिए होंगे रवाना। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बताएंगे। जो तस्वीरें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अधिकारियों के साथ बरेका में समीक्षा बैठक भी करेंगे। 5 दिसंबर को सीएम योगी के जनपद दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सकलडीहा विधानसभा के रामगढ़ इलाके में स्थित संत कीनाराम आश्रम में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों के शिलान्यास के संबंध में सीएम योगी का आगमन हो रहा है। जनवरी 2019 में सीएम योगी संत कीनाराम आश्रम आए थे और सुंदरीकरण के लिए करोड़ों की योजनाओं की घोषणा की थी। कोरोना काल के कारण कीनाराम आश्रम में पर्यटन से संबंधित सुंदरीकरण का कार्य रुक गया था। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कंप्लीट कर लिया गया है। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा पर अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अरविंद सिंह गोप में निशाना साधा है।
गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गलतफहमी हो गई है। भाजपा अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ को नहीं देख रही, गरीब के गुस्से को नहीं देख रही, भाजपा को बेरोजगारों की हालत नहीं दिख रही और बीते दिनों कोरोना महामारी के दौरान हुए नुकसान का चिंता उसे नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 में बाराबंकी की सभी 6 सीटें जीतेगी। हम लोग अखिलेश यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गलतफहमी हो गई है। शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अखिलेश जी की जनसभा को नहीं देख रहा है, या गरीब के गुस्से को नहीं देख रहा है, या नौजवान की बेरोजगारी को नहीं देख रहा है, या पिछले दिनों कोरोना की महामारी को नहीं देखा है। बाराबंकी में 6 सीटें थी, 6-12 में हम लोग जीते थे। 22 में बाराबंकी में 6 की 6 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो लोग बताते हैं 60% इनका है, समय आने दीजिए, इनको जोड़ना पड़ेगा कितने % का बचा है। आज प्रदेश की गरीब जनता बहुत गुस्से में है, नौजवान किसान सब गुस्से में है, और सबका बदला 22 में बटन दबा के लेगा और भाजपा की शानदार विदाई होगी और समाजवादी पार्टी का अभिनंदन होगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, गरीब किसान नौजवान की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं उन्नाव से अगली खबर। सीडीओ को ओवैसी द्वारा धमकी दिए जाने का मामला। सांसद साक्षी महाराज का बयान, गीदड़ लोग धमकी दे सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में उनका इलाज होने वाला है। उन्नाव से बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहीं न कहीं निशाना साधने की कोशिश भी की है। महाराज जी, ओवैसियों की तरफ से सीडीओ साहब को धमकियां दी जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब इधर लोग धमकी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में उनका इलाज होने वाला है। आगे बढ़ते संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी, किसानों से केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से बात की। सुनिए जी, आपने हमेशा बोला है कि आज का फाइनल मैच होना था, आज की मीटिंग नहीं, वो तो भाई आपने प्रचार कर रखा था। अब जनता को आप जवाब दोगे भाई। जनता को आपने तो कह रखा था कि आज हट जाएगा। अब जनता आपसे पूछेगी, आप ही जवाब दोगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि आज 5 मेंबर की कमेटी बना दी गई है, आगे सरकार से बातचीत 7 तारीख से पहले सब यही करेंगे, ये कर लेंगे। अगर ये आगे क्या हो, अरे जिस तरीके कर लेगी, ये क्या गूंगे हैं सारे, ये सब बातचीत करने वाले लोग हैं। कर लेंगे, हो जाएगी, सब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। बहुत समझदार आदमी। और केश जी ये बताइए, हाँ, सब पे यही कर लेंगे। अरे पहले बात तो होने दो भारत सरकार से। किसी के घर में जाओगे तो एक दरवाजे से तो जा, अंदर ही तो देखोगे कहीं कमरों का है के लड़ लेन दो, तुम भी तो किसी न किसी को वोट दोगे। अब अच्छा, किसके हम आधार कार्ड लेके जेब में गिरे क्या? चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। यही तो बात चल रही थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं कह रहा है कि अरे ना, हम नहीं लड़ते, तुझसे लड़ लेना, हम नहीं लड़ते। तुझसे भी लड़ लो, चैनल के लोग भी लड़ लो। क्या मानते हैं, क्या बड़ी ताकत इस आंदोलन में नजर आई कि जो पीएम एकजुटता कि नहीं ना किसी को, देखो ये किसी को झुकाने की लड़ाई नहीं है, ना ही किसी के झुकने की है, और ना देश के प्रधानमंत्री को झुकना चाहिए। हमारे मसले हैं, उसका समाधान कर दो। हमसे साफ तौर पर बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि 5 सदस्यीय कमेटी ही आगे चलकर सरकार से बातचीत करेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। और वह उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिल्ली के 7 सफदरगंज रोड पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आहुति की गई विभागीय बैठक में सम्मिलित हुए। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से आज प्रदेश का विकास हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त विकास निगम के सहयोग से संचालित ऋण योजनाओं में उपलब्ध कराई गई धनराशि को भी अतिशीघ्र वितरित कराया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु जल्द प्रभावित कदम उठाए जाएंगे। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारीगण भी मौके पर मौजूद रहे।
और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मोहनलालगंज तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य और बिजली विभाग से वार्ता कर ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सीएससी लेवल पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसके तहत मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब कोरोना के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। कोरोना ने कहर मचा रखा। आपको बता दें कि नए वेरिएंट, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो उसके चलते तमाम जगह अलर्ट कर दिया गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पे है। हम बात करते हैं यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, नए वेरिएंट का जिस तरह से प्रकोप बताया जा रहा है, ऐसे में क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जितने हमारे स्थल हैं जहाँ पर लोगों का बाहर के ट्रैवलर्स का आवक रहता है, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है, इन सबों पे अलग से टेस्टिंग और फोकस टेस्टिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने सारे के सारे जो ऐसे संवर्ग हैं जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है, इन लोगों की भी रैंडम एवं फोकस दोनों ही सैम्पलिंग कराई जा रही है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में हमारे जितने भी पीएससी सीएससीज हैं, इनको सुसज्जित किया गया है मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप, और साथ ही साथ एक मैसिव अवेयरनेस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चलाया जा रहा है। आप जानते हैं लखनऊ में 90% से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है, 50% से ज़्यादा लोगों ने सेकेंड डोज ले ली है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन दोनों डोज जरूर कराएं। थैंक यू। सर, अगर मोहनलालगंज सीएससी की बात करें, यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं शुरू हो पाया है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? पुनः सारे प्लांट्स के सत्यापन कराए जा रहे हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से सीनियर मोस्ट अधिकारी अपने क्षेत्र के देख रहे हैं, और इनकी जो टेस्टिंग टीम्स है, इसके माध्यम से पुनः सबकी टेस्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और ये थे लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, जिन्होंने बताया कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी अपील किया कि लोग ज़्यादातर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। भले ही राजधानी लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस तमाम सारे दावे करती हो, लेकिन हकीकत क्या है यह तस्वीर साफ बयां हो रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही दबिश दी जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह शहर शहर घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस तरह से कमिश्नर पुलिस कार्रवाई के दावे करते हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार पुलिस कब उन बदमाशों को गिरफ्तार करती है और कब सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पीड़ित का कहना है कि उनके ऊपर तमाम सारे दबाव आ रहे हैं, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस भले ही तमाम सारे दावा करती है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और ही है। बीते रात पंकज शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला हुआ, उसके बाद पंकज शर्मा हॉस्पिटल रिफर किया गया, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, नाम दर्ज एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बावजूद भी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से जो बदमाश है वो गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि जो कमिश्नरेट पुलिस तमाम सारे दावे करती है और राजधानी लखनऊ जैसे एरिया में जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था, अभी तक 2 दिन बीतने के बाद भी किसी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हो पाई। वही पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर तमाम सारे दबाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उस दबाव के चलते मानसिक तनाव में है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी लखनऊ की पुलिस, दावा करने वाली पुलिस, कब उन लोगों को गिरफ्त करती है और सलाखों के पीछे पहुंचाती है। सहयोगी सूरज कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो आपने सुना किस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट से लखनऊ जो है वो गूंज उठा। लगातार गोलियां चली, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाया है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी वार्ड में लगातार इलाज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग विदेश से आए 119 नागरिकों की तलाश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विदेश से सभी लोगों को पहचान
करने के बाद 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। दरअसल शाहजहांपुर में नवंबर से अब तक अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों से 119 लोग शाहजहांपुर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने वाले हैं लोगों ने ना ही स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है और ना ही उनके सैंपल्स लिए गए हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के चलते अब हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी 119 लोगों की तलाश के लिए स्वास्थ्य विभाग की कई टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 89 नागरिकों को चिन्हित कर लिया है, जबकि 30 नागरिकों का अभी भी स्वास्थ्य विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में लापरवाही दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच आखिर कितना लोग जागरूक हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की रिपोर्टर जय शुक्ला ने मोहनलालगंज तहसील में रियलिटी चेक किया। आखिर वहां पर क्या देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। दूसरी लहर में भारी नुकसान के बाद अब आपको बता दें कि अब ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट जिसको बताया जा रहा है कि काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में क्या लोग अवेयर हैं या लोगों को अभी भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो याद है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में हैं। और आज आपको बता दें कि यहाँ पर समाधान दिवस चल रहा है और तमाम यहाँ पर जनता भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं। हालांकि कुछ लोगों के मुंह पर मास्क जरूर नज़र आ रहा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। पीछे एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सोनू यादव। कहाँ से आए? मोहनलालगंज। आप ओमिक्रॉन जानते हैं क्या है? जी कोरोना का नया वेरिएंट है जान रहे ना? कितना खतरनाक है भी जानते होंगे। जी जी जी। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? अरे मास्क लगाना चाहिए। आपने तो नहीं लगाया? जी जी लगा रहे हैं। नहीं लगाया ना? लगा रहे हैं। ये लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही देख सकते हैं आप। हालांकि हम और अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ पर बिठाया गया है। और बहुत से लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगाया। भैया मास्क तो लगा लें। काफ़ी लोग हैं जो बगैर मास्क के दिख जाएंगे। पीछे वाली रो में देख सकते हैं आप साफ तौर पर कि काफ़ी हद तक लोग बगैर मास्क के यहाँ पर दिख जाएंगे। सर क्या नाम है? विनीत श्रीवास्तव, ईओनग्राम। ईओनग्राम है। सर आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या नए वेरिएंट के बारे में सुना है कि नहीं आपने? जी सुना है, मैं अभी लगाना है वो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। जी कितना घातक बताया जा रहा है? जी अभी ये दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट पाया गया है, जी जी, जिसके बारे में अभी शोध चल रहा है। तो आखिर कितना खतरनाक है ये? अभी तक जो भी मरीज आए हैं उनमें कोई भी बहुत हल्के सिम्टम देखने को मिले हैं। और ये बात सही है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। हमें वो सभी सावधानी जो हम पहले ले रहे थे लेते ही रहना है और वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। वैक्सीनेशन कराने के बाद अगर हमें कोविड हुआ भी तो हमें उतना खतरा नहीं होगा जितना कि बिना वैक्सीनेशन लगाए हुए लोगों को होगा। सर क्या कहेंगे जो लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उन सभी को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान होने जाना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए। अनावश्यक जगह पर, भीड़ वाली जगह पर, शादी ब्याह पर, मार्केट में ना जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि ये स्वास्थ्य विभाग के वो अधिकारी हैं जो लगातार लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग इस वेरिएंट को लेकर के या कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के काफ़ी लापरवाह बने हुए हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतते हैं लोग। इंडिया न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। शाहजहांपुर में एसटीएफ और लोकल पुलिस ने 3 करोड़ 50 लाख की कीमत का गांजा बरामद कर लिया। एसटीएफ ने 2 गांजा तस्करों को भी पकड़ा है जो उड़ीसा से गांजे की तस्करी करके दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। मामले में एसटीएफ पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अल्लाहगंज थाना क्षेत्र से गांजा तस्कर गुजरने वाले हैं, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी करके जब अल्लाहगंज पुलिस के साथ एक टैंकर की तलाशी ली तो टैंकर में बने खास चैम्बर से 8 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। 7 दिसंबर को मेरठ के दबथुआ में होने वाली सपा रालोद की परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहली गठबंधन की रैली की तैयारियों का जायजा लेने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में बाईसाइकिल आने का दावा किया। नरेश उत्तम
पटेल ने दावा किया कि रैली में लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, जिन्हें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का कहना है कि रालोद और छोटे छोटे दलों के आने से प्रदेश में भारी परिवर्तन की उम्मीद है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं वो लोग, जो विभाग दिया है उसकी चिंता नहीं है। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की परेशानी और समस्या पर बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद ट्रॉफी के पुरस्कार वितरण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आगमन हुआ। स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसद एवं तीनों विधायकों ने फूलमाला में से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथों से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लाखों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। ऐसे आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने जिले को जिम्नास्ट के लिए खेलो इंडिया सेंटर की सौगात दी है। वहीं करोड़ों की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की है। तो खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और इसका लाभ ये हुआ है कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। खेल संघों ने उनको देखा है, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने उनको अपने अखबारों के पन्नों पर जगह देकर उनकी पहचान बनाई है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैंने आज यहाँ पर घोषणा की है कि खेलो इंडिया सेंटर हम जिम्नास्टिक का यहाँ पर देंगे और इसके अलावा इंडोर स्टेडियम जो इसकी लागत करोड़ों रुपए में आती है वो भी यहाँ पर बना कर देंगे। चलिए, खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।